What is basic of option pricing and option Greeks? तो ऑप्शन प्राइसिंग के क्या फंडामेंटल्स हैं? ठीक है, जैसे एग्जांपल पे अगर लिया जाए कि कॉल ऑप्शन का प्रीमियम 95 और पुट ऑप्शन का 150 है, तो ये वैल्यू आती कहाँ से? ठीक है, क्या ये वैल्यू मार्केट पार्टिसिपेट के बेसिस पे आती है, डिसाइड करते हैं? और व्हाट आर द पैरामीटर दैट अफेक्ट दिस प्राइस? और क्या ऑप्शन के प्राइस फिक्स किए जाते हैं स्टॉक एक्सचेंज और बाई सेबी? ठीक है, तो द आंसर लाइन अंडरस्टैंडिंग व्हाट अफेक्ट ऑप्शन, कि ऑप्शंस को क्या अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट, ऑप्शन प्राइस को नेवर फिक्स बाय स्टॉक एक्सचेंज और सेबी। ठीक है, और एनीबडी फॉर दैट मैटर। मींस ऑप्शन का प्राइस किसी के द्वारा फिक्स नहीं किया जाता है। ठीक है, प्राइस डिस्कवरी इज वेरी क्रिटिकल एंड बेसिक कंपोनेंट ऑफ मार्केट। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज केवल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं वेयर बायर एंड सेलर मीट, एंड सेबी रोल है कि इंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ आवर मार्केट। ठीक है, तो प्राइस को सेबी या एक्सचेंज डिसाइड नहीं करता। एक्सचेंज केवल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां पे अपन ट्रेड करते हैं, बायर और सेलर मीट होते हैं। और सेबी क्या इंश्योर करता है? स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ आवर मार्केट। ठीक है, ऑप्शन का जो वैल्यू है वो इंक्रीज और डिक्रीज होता है, डिफरेंट डिपेंड अपॉन डिफरेंट वेरिएबल। ठीक है, ईच वेरिएबल हैज इट्स इम्पैक्ट ऑन ऑप्शन। सभी के अलग अलग इम्पैक्ट होते हैं। ठीक है, कुछ के इम्पैक्ट डिफरेंट होते हैं कॉल के लिए और पुट के लिए। ठीक है, जैसे 5 फंडामेंटल पैरामीटर होते हैं। पहला होता है स्पॉट प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग असेट्स, स्ट्राइक प्राइस ऑफ ऑप्शन, वोलेटिलिटी ऑफ द अंडरलाइंग असेट प्राइस, टाइम टू एक्सपायरी एंड इंटरेस्ट रेट। ये 5 फैक्टर्स डिफेक्ट यानी कि इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो दिस फैक्टर अफेक्ट द प्राइस प्रीमियम एंड प्राइस ऑफ ऑप्शन। ठीक है, बोथ अमेरिकन एंड यूरोपियन। ठीक है, तो फर्स्ट होता है स्पॉट प्राइस ऑफ अंडरलाइन। द ऑप्शन प्रीमियम अफेक्ट बाय प्राइस मूवमेंट। ठीक है, प्राइस का मूवमेंट, स्पॉट प्राइस अगर 100, यहां पे मान लीजिए 100 है, अब स्पॉट प्राइस नीचे चला जाता है 80, तो पुट प्राइस की वैल्यू इंक्रीज होगी। 100 से 120 पहुंच जाता है तो कॉल के प्राइस में इंप्रूव होगा। अगर पुट इंक्रीज हो रहा है तो कॉल के प्राइस डिक्रीज होंगे, और कॉल के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं तो पुट के प्राइस डिक्रीज होंगे। ठीक है, सेकंड होता है स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, ऑल द फैक्टर रिमेन कांस्टेंट बट स्ट्राइक प्राइस ऑफ ऑप्शन इंक्रीज, इंट्रिंसिक वैल्यू डिक्रीज, हिंस इट्स वैल्यू आल्सो डिक्रीज। जैसे 100 रुपीज का है, तो जितना ऊपर जाएगा, जैसे 150 का, तो इसका कॉल प्राइस हमेशा कम होता है। ठीक है, जितना स्ट्राइक प्राइस ऊपर जाएंगे उतना ही कॉल के प्राइस डिक्रीज होते हैं। ठीक है, तो स्ट्राइक प्राइस के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है वोलेटिलिटी, कि मार्केट में वोलेटिलिटी कितनी है। तो इट इज द मैग्नीट्यूड टू मूवमेंट इन अंडरलाइंग असेट प्राइस आइदर अप और डाउन। ठीक है, इट्स अफेक्ट बोथ कॉल एंड पुट इन द सेम वे। वोलेटिलिटी से ऑप्शन के, कॉल और पुट दोनों के प्राइजेस अफेक्ट होते हैं, वैल्यू अफेक्ट होती है। ठीक है, हायर द वोलेटिलिटी मीन्स, हायर द वोलेटिलिटी ऑफ अंडरलाइंग स्टॉक और इंडेक्स मीन्स दोनों के प्रीमियम्स आपको ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, और इसका क्या मतलब होता है? हायर द वोलेटिलिटी मीन्स हायर द प्रीमियम, मीन्स देयर इज ग्रेटर पॉसिबिलिटी दैट ऑप्शन विल मूव इन द मनी ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, मीन्स कोई भी ऑप्शन अगर आप लेते हो उसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो इन द मनी जा सकता है। ठीक है, इंडेक्स और स्टॉक वोलेटिलिटी सूट अप बिकॉज ऑफ सम अनएक्सपेक्टेड इवेंट। ठीक है, तो प्राइस ऑफ बोथ कॉल एंड पुट ऑफ इंडेक्स और स्टॉक विल इंक्रीज। देखिए सिंपल सा एक है कि हायर वोलेटिलिटी हायर प्रीमियम, लोअर वोलेटिलिटी लोअर प्रीमियम फॉर बोथ कॉल एंड पुट ऑप्शन। ठीक है, टाइम टू एक्सपायरी पे भी डिपेंड करता है, जितना दूर की एक्सपायरी अगर आप चूज करते हो, जैसे अभी सितंबर मंथ चल रहा है,
अगर आप सितंबर के ये एक्सपायरी का अगर कोई ऑप्शन देखेंगे तो उसकी प्राइस और नेक्स्ट मंथ की प्राइस दोनों में डिफरेंस होता है। जितना लॉन्गर ड्यूरेशन होगा, लॉन्गर द मैच्योरिटी होगी, उतना ज्यादा ऑप्शन के प्राइस हायर होते हैं, ऑप्शन की प्रीमियम्स हायर होते हैं। ठीक है, तो टाइम टू एक्सपायरी भी अफेक्ट करता है। जैसे अभी अक्टूबर मंथ का आप देखेंगे तो अक्टूबर मंथ की जो ऑप्शन प्रीमियम की प्राइस है एक्सपायरी की, वो आपको ज्यादा दिखेगी। ठीक है, एज कंपेयर टू सितंबर। और अगर आप नवंबर मंथ का भी देखेंगे तो नवंबर नवंबर मंथ का उससे ज्यादा दिखेगा। ठीक है, तो टाइम वैल्यू ज्यादा होता है। जितना जितना ड्यूरेशन एक्सपायरी के लिए हाई होगा, उतना वैल्यू ज्यादा होता है, तो टाइम टू एक्सपायरी। ठीक है, इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि ये अफेक्ट करता है डिफरेंट ऑप्शंस। यहां से एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि जब भी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है तो कॉल ऑप्शन के प्राइस इंक्रीज होते हैं, लेकिन पुट ऑप्शन की वैल्यू डिक्रीज होती है। ठीक है, वैल्यू और प्राइस मीन्स इंक्रीज हायर द इंटरेस्ट रेट, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शंस। ठीक है, यहां तक कोई डाउट्स? एनी क्वेश्चंस? बहुत इजी है, लेकिन इतने क्वेश्चंस यहां से आते हैं, बहुत बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं यहां से। तो एक एक लाइन इस चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर होता है ऑप्शन ग्रीक्स। हमेशा आता है ऑप्शन ग्रीक्स, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मीन्स आप सोच, हम जब भी एग्जाम देंगे ग्रीक्स से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, जो ऑप्शन के प्रीमियम्स होते हैं चेंज विथ चेंजेस इन फैक्टर दैट डिटरमाइंड ऑप्शन प्राइसिंग, सच एज स्ट्राइक प्राइस, वोलेटिलिटी, टर्म टू मेच्योरिटी। ठीक है, द सेंसिटिविटी मोस्ट कॉमनली ट्रैक इन मार्केट नोन एज ग्रीक। तो ग्रीक में क्या क्या आते हैं? डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा एंड रो। ठीक है, तो डेल्टा सबसे इंपॉर्टेंट ग्रीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द ग्रीक इज द ऑप्शन डेल्टा। दिस measure the sensitivity of option value to a given small change in value of underlying assets. ठीक है, it may also seen as speed with which option move with respect to price of underlying assets. तो डेल्टा का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम डिवाइडेड बाय यूनिट चेंज इन प्राइस ऑफ अंडरलाइंग। ठीक है, डेल्टा जो होता है वो कॉल ऑप्शन के लिए पॉजिटिव होता है। इसका मतलब है कि वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीज होती है अंडरलाइंग प्राइस की इंक्रीज होने से। ठीक है, और डेल्टा फॉर कॉल सेलर भी सेम होता है लेकिन निगेटिव होता है। ठीक है, डेल्टा फॉर पुट ऑप्शन बायर इज निगेटिव, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू इंक्रीज होती है अंडरलाइंग प्राइस के फॉल होने से। ठीक है, तो दिस इज सिमिलर टू शॉर्ट बियर पोजीशन इन अंडरलाइंग असेट्स। डेल्टा ऑफ पुट ऑप्शन सेलर विल सेम इन मैग्नीट्यूड विद द अपोजिट साइन, पॉजिटिव। ठीक है, ये हमेशा क्वेश्चंस आते हैं डेल्टा से रिलेटेड। तो डेल्टा का मतलब है कि अंडरलाइंग जो असेट्स है उसमें स्मॉल चेंज होने से ऑप्शन की वैल्यू में कितने चेंजेस होते हैं। ठीक है, उसकी सेंसिटिविटी कितनी है। जैसे अगर किसी ऑप्शन कॉल ऑप्शन का डेल्टा है 60 पैसा और अंडरलाइंग असेट 1 रुपीज इंक्रीज होता है। ठीक है, तो आपके कॉल ऑप्शन के प्राइस 60 पैसा इंक्रीज होंगे। ठीक है, डेल्टा का मैक्सिमम जो रोल होता है, नॉलेज ऑफ डेल्टा इज वाइटल इंपॉर्टेंट फॉर ऑप्शन ट्रेडर बिकॉज दिस पैरामीटर इज हैवीली यूज फॉर मार्जिन एंड रिस्क मैनेजमेंट। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो ग्रीक्स है वो डेल्टा है, और डेल्टा से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, मल्टीपल चॉइस। ठीक है, जो भी हैजिंग करते हैं या रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज अपन यूज करते हैं, उसमें अपन हमेशा डेल्टा न्यूट्रल पोर्टफोलियो करने की हमेशा कोशिश करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है गामा। गामा मेजर चेंज इन डेल्टा विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस ऑफ अंडरलाइंग असेट्स। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सेकंड डेरिवेटिव ऑफ ऑप्शन प्राइस विद रिगार्ड टू प्राइस ऑफ अंडरलाइंग असेट्स। ठीक है, it is calculated as the ratio of change in delta for unit change in market price of underlying assets। ठीक है,
तो गामा का मतलब होता है चेंज इन ऑप्शन डेल्टा डिवाइडेड बाय यूनिट चेंज इन प्राइस ऑफ अंडरलाइंग असेट्स। तो गामा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, कि डेल्टा के चेंज होने थे, ठीक है, गामा मेजर द चेंज इन डेल्टा, कि प्राइस डेल्टा को एक्सिलरेट जो करता है वो करता है गामा, ठीक है, एक लाइन में अगर समझा जाए तो डेल्टा की वैल्यू को एक्सिलरेट करता है गामा, ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल है कि आपका कॉल ऑप्शन का डेल्टा है 0.5 और गामा है 0.08, तो अगर 1 रुपीज के इंक्रीज होने से टोटल न्यू डेल्टा की वैल्यू आती है 0.58, ठीक है। तो वो डेल्टा की स्पीड को एक्सेलरेट करता है, ठीक है, गामा। और जो डेल्टा, ठीक है, गामा जो होता है वो हमेशा ऑप्शन बायर्स के फेवर में होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। थीटा नेक्स्ट, ये ऑप्शन बायर्स के लिए निगेटिव होता है, ठीक है। थीटा मेजर द ऑप्शन सेंसिटिविटी टू टाइम डिके, मीन्स कि चेंज इन ऑप्शन प्राइस गिवन इन 1 डे, एक दिन एक्सपायरी कम होने से, जैसे आज 5 डेज एक्सपायरी बची है, तो एवरी डे एक्सपायरी नजदीक आने से ऑप्शन के प्राइस में कितने चेंजेस होंगे। जैसे 5 डेज बचा एक्सपायरी के लिए और थीटा है 1.2, तो एवरी डे टिल ऑप्शन एक्सपायरी 1.2 रुपीज ऑप्शन के प्राइस डिक्लाइन होंगे, ठीक है। थीटा इज निगेटिव फॉर लॉन्ग ऑप्शन मीन्स ऑप्शन बायर, ठीक है। फिर होता है वेगा, वेगा इज द मेजर ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ ऑप्शन प्राइस टू चेंज इन मार्केट वोलेटिलिटी, ठीक है। इट इज द चेंज ऑफ ऑप्शन प्रीमियम फॉर अ गिवन चेंजेस इन अंडरलाइंग वोलेटिलिटी, वेगा इक्वल टू चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम डिवाइडेड बाई चेंज इन वोलेटिलिटी, ठीक है। तो अगर कॉल का ऑप्शन हैज अ वेगा ऑफ 0.8, मीन्स ऑप्शन प्रीमियम विल चेंज बाई 0.8% टू एवरी 1% चेंज इन इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, ठीक है। 1% के चेंज होने से 0.8% ऑप्शन के प्रीमियम चेंज होते हैं, ठीक है। तो वेगा इज पॉजिटिव फॉर लॉन्ग एंड लॉन्ग कॉल एंड लॉन्ग पुट, ये हमेशा याद रखिएगा किस किस के लिए कौन से ऑप्शन ग्रीक पॉजिटिव होते हैं और कौन से निगेटिव होते हैं, ठीक है। तो यहां से भी बहुत बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है रो, रो इज द चेंज इन ऑप्शन प्राइस गिवन अ 1% पॉइंट चेंज इन रिस्क फ्री इंटरेस्ट, ठीक है। रो मेजर द चेंज इन ऑप्शन प्राइस पर यूनिट इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ फंडिंग ऑफ अंडरलाइन। तो वही मैंने आपको बताया था ना कि इंटरेस्ट रेट के चेंज होने से कॉल ऑप्शन के प्राइस इंक्रीज होते हैं और पुट ऑप्शन की वैल्यूज डिक्रीज होती है, ठीक है। ये 5 ग्रीक्स हैं, इसमें अगर कुछ समझ ना आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सर ये इंटरेस्ट रेट को बता दीजिए, मतलब ये कैसे पता लगता है इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है घट रहा है? इंटरेस्ट रेट तो मार्केट में आरबीआई की पॉलिसी से आती है या फेड की पॉलिसी से आती है। इंटरेस्ट रेट तो वही बढ़ाते हैं ना, कॉमन इंटरेस्ट रेट जो होता है। ये बोलेगा सर, ये बैंक वगैरह जो बढ़ाते हैं? बैंक नहीं, आरबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, फेड। यूएस में कौन बढ़ाता है इंटरेस्ट रेट? फेड है ना, वैसे ही इंडिया में जी आरबीआई, जी जी। ठीक है। तो वहां से एक क्वेश्चन तो जो मैंने कॉल और पुट ऑप्शन का बताया वो क्वेश्चन आता ही आता है, तो उसको तो हमेशा फोकस करिएगा, ठीक है। और बाकी के जो रोज हैं, जैसे बाकी के जो ग्रीक्स हैं, डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा, आप ये मान के चलिए कि एक एक क्वेश्चंस तो सभी ग्रीक्स से आएगा ही आएगा, एवरी ग्रीक से एक मिनिमम 1 क्वेश्चंस तो पूछेंगे ही। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। ऑप्शन प्राइसिंग में दो मॉडल्स यूज कर किए जाते हैं, एक होता है बाइनोमियल प्राइसिंग मॉडल, जिसको डेवलप किया था विलियम साप ने 1978 में। ये मोस्ट फ्लेक्सिबल है, इंट्यूटिव है, पॉपुलर अप्रोच इन ऑप्शन प्राइसिंग। तो बाइनोमियल मॉडल रिप्रेजेंट द प्राइस इवोल्यूशन ऑफ ऑप्शन अंडरलाइक असेट एज द बाइनोमियल ट्री ऑफ ऑल पॉसिबल प्राइस एट इक्वली स्पेस टाइम।
Step from today under assumption that each step price can only move up or down at fixed rate। ठीक है। बाइनोमियल जो मॉडल है वो वेरी एक्यूरेट है, ठीक है, बट बहुत कॉम्प्लेक्स है और टाइम कंज्यूमिंग है। सेकंड जो मॉडल यूज किया जाता है ब्लैक एंड स्कोल मॉडल यूज किया जाता है। जो इंडियन मार्केट है अपना, जो उसमें ब्लैक एंड स्कोल मॉडल यूज किया जाता है, ठीक है। यहाँ अपन जो अपनी कंट्री में यूज करते हैं ना ऑप्शंस, उसका जो कैलकुलेशन है ब्लैक एंड स्कोल मॉडल से किया जाता है, ठीक है। तो इसमें इसको फिशर ब्लैक एंड मायरन स्कोल ने डेवलप किया था, पब्लिश किया था, और ये भी बहुत पॉपुलर है, बहुत सिंपल और फास्ट मोड ऑफ कैलकुलेशन है, ठीक है। मॉडल इज यूज टू कैलकुलेट अ थेरेटिकल कॉल प्राइस इग्नोरिंग द डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ ऑप्शन यूजिंग द 5 की डिटरमिनेंट ऑफ ऑप्शन प्राइस, स्टॉक प्राइस, स्ट्राइक, वोलेटिलिटी, टाइम टू एक्सपायरी एंड शॉर्ट टर्म रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो इन सभी को की डिटरमिनेंट को लेकर ऑप्शन प्राइसिंग की जाती है इसमें। तो कॉल ऑप्शन का ये फॉर्मूला है, इसको एक बार देख लीजिएगा। पुट ऑप्शन का P इक्वल टू एक्स माइनस आर टी एन अंडरस्कोर वन माइनस डी टू माइनस एस एन अंडरस्कोर -D1। तो ये फॉर्मूला रेयरली कभी कभार पूछा जाता है, मैंने तो अभी तक यानी नहीं देखा है कि ये क्वेश्चंस आए हों, लेकिन सर नॉलेज पर्पस के लिए यस यस। सर मैं बोल रहा था इट्स बेटर टू स्किप दिस क्वेश्चन। हाँ, लेकिन पढ़ना चाहिए, कुछ भी चीजें अगर है अवेलेबल है तो थोड़ा सा 2 मिनट यहाँ भी टाइम दे सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, अगर आया तो स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आज के डेट में क्या हुआ है ना सर कि थोड़ा एग्जाम थोड़ा डिफिकल्ट आने लगा है, तो अपने को जब अपन ने टारगेट लिया है कि 80 से ऊपर लाना है, तो इसको भी थोड़ा 2 मिनट पढ़ लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें देखिए क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं कि ऑप्शन प्राइसिंग में क्या क्या की डिटरमिनेंट ली जाती है। तो ब्लैक स्कोल में क्या क्या लिया जाता है, स्टॉक प्राइस, स्ट्राइक प्राइस, वोलेटिलिटी, टाइम टू एक्सपायरी एंड शॉर्ट टर्म रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो ये जो फैक्टर्स है किस में लिए जाते हैं, ब्लैक एंड स्कोल में, बस इतना ही क्वेश्चन आएगा। क्योंकि अभी मैंने जस्ट कॉमन डेरिवेटिव का एग्जाम दिया था, ठीक है, कुछ दिन पहले, तो वहां पे ये क्वेश्चन आया था इस बॉक्स से, ठीक है, इस बॉक्स से क्वेश्चन आया था। और बाइनोमियल से ये क्वेश्चन आता है कि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है, और ज्यादा कुछ नहीं पूछता है, ठीक है। इंडियन मार्केट में ब्लैक एंड स्कोल मॉडल यूज किया जाता है, ये भी याद रख सकते हैं अपन, ठीक है। बाकी और कुछ यानी कि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं आई थी, ठीक है। नेक्स्ट होता है इंप्लाइड वोलेटिलिटी ऑफ ऑप्शन, ठीक है। वोलेटिलिटी ऑफ अंडरलाइंग असेट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो अफेक्ट करती है प्राइस ऑफ ऑप्शन। अंडरलाइंग असेट्स में अगर वोलेटिलिटी है तो सबसे ज्यादा आपको ऑप्शन के प्राइस में वो देखने मिल जाएगा। बट वोलेटिलिटी इज इनविजिबल, वो दिखती थोड़ी ना, तो उसको मेजर कैसे करेंगे। One way of measuring volatility is by measuring the percentage price change in underlying asset over a historical period। ठीक है, कि अपन वोलेटिलिटी कैसे मेजर करते हैं कि कितना चेंजेस हुआ था अंडरलाइंग असेट्स की प्राइस में पर्टिकुलर ओवर अ पीरियड, मींस लास्ट 1 ईयर में, लास्ट 6 मंथ में, लास्ट 10 ईयर्स में, 5 ईयर्स में, या ठीक है। तो जैसे अपन वीकली, यहां पे एक एग्जांपल दिया है कि वीकली परसेंटेज चेंज इन निफ्टी ओवर द पास्ट 1 ईयर, ठीक है, कंप्यूटेड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस वीकली प्राइस चेंज, ठीक है। तो कितना वीकली परसेंटेज चेंज हुआ, ठीक है, तो अपने को पता चलेगा कि हाउ वोलेटाइल निफ्टी वाज ओवर द पास्ट 1 ईयर। तो दिस मेजर ऑफ वोलेटिलिटी इज नोन एज हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी, ठीक है। बट ऑप्शन ट्रेडर डू नॉट यूज जस्ट फॉर हिस्टोरिकल ऑफ स्टॉक टू कंप्यूट द प्राइस। तो हिस्ट्री देख के अपन नहीं करते हैं ट्रेड, या कंप्यूट नहीं करते हैं प्राइस। तो मार्केट पार्टिसिपेट ज्यादा इंटरेस्ट रहते हैं कि फाइंड आउट हाउ वोलेटाइल द स्टॉक इज एक्सपेक्टेड टू बी ओवर द रिमेनिंग लाइफ ऑफ द ऑप्शन। जैसे एक फार्मास्यूटिकल कंपनी का स्टॉक है जो रेंज बाउंड है 1 ईयर से, ठीक है, जिसकी हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी है 15%, लेकिन कंपनी एक फाइट कर रही है इंपॉर्टेंट केस जिसका वर्डिक्ट आने वाला है नेक्स्ट वीक, ठीक है। तो एक फेवरेबल आउटकम ऑफ कोर्ट केस इज एक्सपेक्टेड टू बूस्ट द सेल एंड प्रॉफिट ऑफ कंपनी।
ठीक है। अगर अनफेवरेबल नहीं आया तो कंपनी को बहुत लॉस होगा। तो नेक्स्ट वीक उनका रिजल्ट आने वाला है, तो उनकी जो वोलेटिलिटी है वो 70 to 80% पहुंच गई। ठीक है। तो ऑप्शन ट्रेडर कैलकुलेट एक्सपेक्टेड वोलेटिलिटी बाय रनिंग द ब्लैक-स्कोल मॉडल इन रिवर्स ऑर्डर। ठीक है। तो अपने को ये समझ में आ रहा है कि 9 डेज की एक्सपायरी बची है और ट्रेड हो रहा है 95 में, और इंटरेस्ट रेट भी 6% चल रहा है। ठीक है। तो अपन ने जितने भी डेटा थे उससे कलेक्ट किया, तो अपने को पता चल रहा है कि ब्लैक स्कोल मॉडल एंड कैलकुलेट व्हाट वोलेटिलिटी शुड बी इन ऑर्डर टू गेट द ऑप्शन प्राइस ऑफ 95। ठीक है। तो इस टाइप की वोलेटिलिटी को अपने अपन बोलते हैं इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। ठीक है। ये हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी से डिफरेंट होता है। ठीक है। ये वर्क करता है वर्क आउट फ्रॉम ऑप्शन रेदर देन हिस्टोरिकल प्राइस मूवमेंट ऑफ द असेट्स। ठीक है। तो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी अपने को कितना हेल्प करता है? तो एज अ ऑप्शन ट्रेडर यूज इम्प्लाइड वोलेटिलिटी टू अंडरस्टैंड वेदर इट इज राइट टाइम टू बाय और राइट टाइम टू सेल। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी से एज अ ऑप्शन ट्रेडर अपन क्या समझ सकते हैं कि अभी अपने को बाय करना चाहिए कि सेल करना चाहिए। तो आईवी जब हाई होता है तो ऑप्शन ट्रेडर स्टार्ट सेलिंग ऑप्शन, और जब आईवी लो होता है तो ट्रेडर लाइक टू बाय ऑप्शन। ठीक है। जैसे कंपनी का रिजर्व फार्मा कंपनी का मेंशन्ड है कि उसकी आईवी हो गई है 80% जस्ट अ डे बिफोर द कोर्ट वर्डिक्ट, लेकिन अपने को पता है हिस्टोरिकल आईवी उसकी है, हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी 15% है। ठीक है। तो ऑप्शन ट्रेडर वुड लाइक टू सेल ऑप्शन ऑन स्टॉक जस्ट बिफोर द अनाउंसमेंट ऑफ द वर्डिक्ट। तो आईवी बहुत हाई है तो ऑप्शन ट्रेडर क्या करेंगे? सेल करना पसंद करेंगे। ठीक है। क्योंकि रिजल्ट आने के जैसे भी कोर्ट का वर्डिक्ट आया उसके बाद क्या होता है कि ऑप्शन के प्राइस डिक्रीज होने लगते हैं, आईवी मेल्ट डाउन होने लगता है। ठीक है। एनी क्वेश्चंस यहां से रिलेटेड, आपको आईवी से रिलेटेड? यहां से भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस आईवी हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी से आते हैं। मेरे को ये आवाज नहीं आ रही क्या भाई? हाँ, कुछ बोला क्या आपने? नो नो सर, मैं बोल रहा था कि आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, तो देखिए, आईवी को एक बार रिपीट करिएगा, रिवाइज करिएगा, क्योंकि चैप्टर जो 4 है, 3 अगर आपने पढ़ा होगा तो बहुत इजी लगा होगा आपको चैप्टर 3, लेकिन जो चैप्टर 4 है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं ऑप्शन से रिलेटेड। अगर आप बिगनर हैं या फर्स्ट टाइम ऑप्शन पढ़ रहे हैं तो ये सब चीजें आपको बहुत ज्यादा थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा या थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी। आप इसको जितने बार रिवाइज करेंगे और जितने बार मुझसे क्वेश्चंस पूछेंगे वो आपको बेटर रिजल्ट देगा। जैसे सर ने पूछा था कि यूरोपियन क्या होता है। यूरोपियन ऑप्शन जो होते हैं ना सर, वो केवल एक्सरसाइज एक्सपायरी वाले डेज में होते हैं। मीन्स एक्सपायरी डेट सितंबर का मंथ का जो एक्सपायरी डेट है केवल से उसी दिन वो एक्सरसाइज किए जा सकते हैं। लेकिन अमेरिकन ऑप्शन जो होते हैं उनको आप एक्सपायरी से पहले या एक्सपायरी वाले दिन किसी भी दिन आप उसे एक्सरसाइज कर सकते हैं, चाहे वो कॉल ऑप्शन हो चाहे वो पुट ऑप्शन हो। ठीक है। तो इसीलिए अपन सी क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो कॉल यूरोपियन है और पुट यूरोपियन है। अमेरिकन होता तो सीए बोलते हैं, लेकिन सीई और पी हम इंडियन मार्केट में यूरोपियन स्टाइल का ऑप्शन ट्रेड अपन ने अडॉप्ट किया है। ठीक है। जो केवल एक्सरसाइज होता है एक्सपायरी वाले डेट में। ठीक है। एनी क्वेश्चन स्टिल हियर? नो सर। ओके। एनालिसिस ऑफ ऑप्शन फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ बायर एंड सेलर। ठीक है। कैसे एनालिसिस करेंगे कि बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट डिसीजन दैट ट्रेडर नीड टू मेक विच ऑप्शन ही शुड ट्रेड, इन द मनी लेना है कि एट द मनी लेना है कि आउट ऑफ द मनी लेना है।
तो पहला तो ट्रेडर ये देखते हैं, ऑल्सो कंसिडर द प्रीमियम ऑफ दिस थ्री ऑप्शन इन ऑर्डर टू मेक अ एजुकेटेड डिसीजन। ठीक है। तो ऑप्शन में अपने को पता है कि टू टू कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक वैल्यू और दूसरा होता है टाइम वैल्यू। अगर कोई ऑप्शन डीपली इन द मनी है तो इंट्रिंसिक वैल्यू हाई होगी, ठीक है, तो उसका ऑप्शन वैल्यू और प्रीमियम भी हाई होगा। एट द मनी और आउट ऑफ द मनी में इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है, इसलिए उसका उसमें केवल टाइम वैल्यू रहती है। इसलिए अपन ने देखा होगा कि एट द मनी और आउट ऑफ द मनी जो ऑप्शंस होते हैं वो चीपर होते हैं कंपेयर टू इन द मनी ऑप्शन। ठीक है। ऑप्शन बायर पे हायर प्रीमियम। ठीक है। ऑप्शन बायर इन द मनी के लिए ज्यादा प्रीमियम पेड करते हैं कंपेयर टू एट द मनी और आउट ऑफ द मनी। ठीक है। एट द मनी ऑप्शन अनसर्टेनिटी हाई होती है एज कंपेयर टू इन द मनी और आउट ऑफ द मनी। ठीक है। क्योंकि बिकॉज वी नो डेट व्हेन ऑप्शन इज इन द मनी और आउट ऑफ द मनी प्राइस मूव समवॉट इन आइदर डायरेक्शन। ऑप्शन लार्जली रिमेन रहेगा इन द मनी और आउट ऑफ द मनी, लेकिन एट द मनी ऐसी पोजीशन है कि या तो वो कभी इन द मनी भी जा सकता है, आउट ऑफ द मनी भी जा सकता है। तो सबसे ज्यादा अनसर्टेनिटी एट द मनी ऑप्शन प्राइजेस में होती है। ठीक है। ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइस में होती है। ठीक है। तो कॉल ऑप्शन ट्रेडिंग फ्रॉम ट्रेड फ्रॉम बायर पर्सपेक्टिव अगर देखा जाए तो मान लीजिए आपने कॉल ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस है 17,300, 400, 500 और 600, और कॉल ऑप्शन बायर बाय करता है ऑप्शन एंड पे द प्रीमियम अपफ्रंट। तो कैसी प्रीमियम से देखिए, 17,600 है, 17,300 का है, 327, लेकिन जितना ऊपर जाते जा रहे हैं अपन उतना ऑप्शन के प्रीमियम्स कम होते जा रहे हैं, क्योंकि ये जितने भी है वो आउट ऑफ द मनी। अगर 17,300 स्ट्राइक प्राइस डीप इन द मनी है तो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होगी 262। अगर 17,300 डीप इन द मनी है तो, और मार्केट चल रहा है 17,562, तो ये होगा डीप इन द मनी। तो 262 होगा इंट्रिंसिक वैल्यू, और जो रिमेनिंग वैल्यू है 327 रुपए के प्राइस में वो होती है टाइम वैल्यू। ये जो बॉक्स है इसको अच्छे से देखिएगा, क्योंकि ऐसे ही सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। ठीक है। 17,600 आउट ऑफ द मनी क्यों है? क्योंकि इसमें कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, और इंट्रिंसिक वैल्यू कभी जी माइनस में नहीं होती है। ठीक है। तो इसमें केवल टाइम वैल्यू है। सपोज मार्केट 17,600 है, वहां से जितना ऊपर जाएगा आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है। लेकिन आप 17,600 से जितना नीचे जाते जाएगा, ठीक है, तो 17,300 जो आपने प्रीमियम पेड की है, तो अपने ब्रेक इवन पॉइंट के बाद वो लॉस करना शुरू करेंगे हैं या तो प्रॉफिट देना शुरू करते हैं। ठीक है। तो ये होता है प्रॉफिट ऑन एक्सपायरी डेट। जैसे 17,300 की प्राइस है 327, तो 17,600 से मार्केट अगर नीचे जाता है तो 17,300 तक आपको जो लॉस होगा 327, और मैक्सिमम लॉस 327 रुपए। ठीक है। सेम वैसी 17,400 में मार्केट जितना नीचे जाएगा आपने जो प्रीमियम पेड की है वो आपका मैक्सिमम लॉस होगा, लेकिन जैसे ऊपर जाएगा तो 17, देखिए यहां पे आपको दिखा रहा होगा 17,700 में प्रॉफिट हो रहा है, जो डीप इन द मनी है उसमें 73, 17,400 में प्रॉफिट हो रहा है 50 रुपया, 17,500 में 15, लेकिन 17,600 का जो ऑप्शन आपने खरीदा है उसमें प्रॉफिट शुरू हो रहा है 17,800 से होना। ठीक है। तो ये जो चार्ट है इसको भी अच्छे से समझिएगा, कॉल एज अ कॉल ऑप्शन बायर व्यू। ठीक है। आपने कॉल ऑप्शन को एज अ बायर बाय किया है तो क्या पर्सपेक्टिव होना चाहिए मार्केट में, और इसका पे ऑफ देख लीजिए हमेशा। ठीक है। असिमेट्रिक होता है। ठीक है। नॉन लीनियर भी बोलते हैं। ठीक है। इसमें आपका जो लॉस है वो लिमिटेड है, प्रॉफिट अनलिमिटेड है। ठीक है। एनी क्वेश्चंस यहां तक?
सेम एनालिसिस अगर अपन कॉल ऑप्शन ट्रेडर कॉल सेलिंग के पर्सपेक्टिव में करें, तो जो हमने प्रीमियम रिसीव करते हैं, अपन प्रीमियम पेड नहीं करते, अपन प्रीमियम रिसीव करते हैं। तो जो कॉल ऑप्शन सेल करते हैं उनका उनका व्यू रहता है बियरिश या माइल्ड बियरिश। तो मार्केट जितना ऊपर जाता है उनके लिए वो लॉस होता है। मार्केट अगर नीचे जा रहा है तो जितना प्रीमियम उन्होंने रिसीव किया है वो उनका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। ठीक है, इनका पे ऑफ जस्ट मिरर इमेज होता है कॉल ऑप्शन बायर के पे ऑफ से। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप चार्ट देख रहे हैं जस्ट अपोजिट है यहाँ इस चार्ट का। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी बनती है यानी कि ये जो चार्ट है, ये जो एनालिसिस अपन कर रहे हैं वो कॉल ऑप्शन सेलर्स के पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन बायर का क्या व्यू रहता है बियरिश, कि वो इंडेक्स में बहुत ज्यादा बियरिश है। ठीक है, तो आपने जो डीप इन द मनी अगर आपने बाय किया है कोई स्ट्राइक प्राइस, तो उसमें क्या होता है टाइम वैल्यू भी होता है और इंट्रिंसिक वैल्यू। तो टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक क्या है कि जैसे इन द मनी जो स्ट्राइक प्राइस है 17,600 है। ठीक है, तो 17,600 माइनस 562, तो 38 रुपीज आपका हो गया इंट्रिंसिक वैल्यू, 129 रुपीज हो गया टाइम वैल्यू। ये पुट पुट ऑप्शन बायर के पर्सपेक्टिव से अपन देख रहे हैं। तो बाय पुट ऑप्शन बाय कौन करेगा, जिसको लग रहा है कि मार्केट तेजी से नीचे गिर सकता है। ठीक है, सेम पे ऑफ है अपोजिट, ये देख लीजिए। आपका प्रॉफिट है लिमिटेड, सॉरी प्रॉफिट है अनलिमिटेड एंड लॉस है लिमिटेड यहाँ पे। ठीक है, फिर होता है सेलर ऑफ पुट ऑप्शन। सेलर मीन्स बुलिश व्यू है। जो पुट ऑप्शन को सेल करते हैं उनका व्यू क्या है, बुलिश व्यू है मार्केट में। ठीक है, तो जितना मार्केट ऊपर जाएगा तो उन्होंने जो प्रीमियम रिसीव की है वो उनका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। जितना मार्केट नीचे जाएगा तो एक ब्रेक इवन पॉइंट के बाद उनको लॉस होना शुरू होता है और उनका लॉस अनलिमिटेड होता है। प्रॉफिट लिमिटेड एंड लॉस अनलिमिटेड होता है। ठीक है, यहां तक कोई क्वेश्चंस आप लोगों के? नो सर।